हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपन वनस्पति विज्ञान में फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी में जो एक टॉपिक तो अपन ख़त्म कर चुके हैं, पादप जल संबंध, ठीक है। अब जो टॉपिक अपन शुरू कर चुके हैं कल, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन में आपको एक तो मैं वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा पढ़ा चुका हूँ, दूसरे अपन ने पढ़ा था बेटा रंध्र की संरचना, ठीक है। एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, और चौथी चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि रंध्रों की उपस्थिति और वितरण के आधार पर पर्णों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है ना। एक तो अपन पढ़ेंगे बाह्य कारक और दूसरा अपन पढ़ेंगे आंतरिक कारक। तो पहले अपन बाह्य कारकों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से बाह्य कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला बाह्य कारक कौन सा? प्रकाश। प्रकाश के बाद दूसरा वायु की गति। तीसरा कारक कौन सा है? तापमान। चौथा कारक आप क्या पढ़ेंगे? प्राप्य मृदा जल। प्राप्य मृदा जल, ठीक है। पांचवा बाह्य कारक कौन सा पढ़ेंगे? वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता। और छठा वायुमंडलीय दाब। तो बेटा ये तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हो गए। कितने हैं बेटा? 6। कौन कौन से हैं? प्रकाश, वायु की गति, तापमान, प्राप्य मृदा जल, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से पढ़ेंगे? तो एक तो अपन पढ़ेंगे बेटा इसमें पर्ण की संरचना। दूसरा इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा पर्ण का द्विक विन्यास। और तीसरा आंतरिक कारक इसमें पढ़ेंगे बेटा मूल प्ररोह अनुपात। तो अब अपन को इन सभी के बारे में ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ। वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत जो टॉपिक आज मैंने शुरू किया है वो है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में विभक्त करते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक, ठीक है। बाह्य कारकों में प्रकाश, वायु की गति, तापमान, प्राप्य मृदा जल, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायुमंडलीय दाब। और बेटा आंतरिक कारकों में
पर्ण की संरचना, पर्ण का द्विक विन्यास और मूल प्ररोह अनुपात। तो ये सारे कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो अब एक एक करके अपन सभी कारकों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बाह्य कारकों को, ठीक है ना। तो सबसे पहला बाह्य कारक क्या लिखा है? प्रकाश। तो प्रकाश जो है ना, अधिक प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। ये लिख दिया बेटा मैंने, वाष्पोत्सर्जन की दर। क्या मतलब समझे इससे आप? कि यदि सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में पड़ रहा है पौधे के वायवीय भागों पर, तो वाष्पोत्सर्जन की दर उतनी ही अधिक होती है। क्योंकि बेटा सूर्य के प्रकाश में पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्र खुल जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात बेटा, तेज सूर्य के प्रकाश में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप वातावरण की आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता घट जाती है। और बेटा तापमान के बढ़ने और वायुमंडलीय आर्द्रता के घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो पहला कारक तो बेटा आपने ये पढ़ लिया। बाह्य कारकों में पहला कारक कौन सा है? प्रकाश। तो पादप के वायवीय भागों पर अधिक सूर्य का प्रकाश गिरने से वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। दूसरे पॉइंट पर आइए बेटा, वायु की गति, है ना। तो बेटा यहाँ पे भी मैं वही बात बोलूँगा कि वाष्पोत्सर्जन की दर वायु की गति के समानुपाती होती है। यदि तेज गति की वायु प्रवाहित होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर नेचुरली बढ़ जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आइए, और वो भी आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखो इसमें भी बिल्कुल वही बात चलेगी बेटा कि भाई वाष्पोत्सर्जन की दर तापमान के समानुपाती होती है। अर्थात जब वातावरण का तापमान ज़्यादा होता है तो वायुमंडलीय आर्द्रता कम होती है, यानी कि वायु में नमी की प्रतिशतता कम होती है। तो ऐसे शुष्क मौसम में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। तो बेटा अभी तक आपने 3 कारक पढ़े, सूर्य का प्रकाश, वायु की गति और तापमान। ठीक है, तीनों ही कारक वाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती होते हैं। अब अपन चौथे कारक पे आते हैं। क्या लिखा है बोर्ड पे? प्राप्य मृदा जल। प्राप्य मृदा जल किसे कहते हैं? वह जल जो मृदा में उपस्थित है और पादपों को उपलब्ध रहता है। ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मृदा में उपस्थित वह जल जो पादपों के लिए उपलब्ध रहता है, सुन लिया, उसे प्राप्य मृदा जल कहते हैं। अब आप सुन लो कि यदि भूमि में मृदा जल की मात्रा पर्याप्त है तो भूमि में पर्याप्त मृदा जल उपस्थित होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। तो कुल मिला के ये बात अपन यहाँ पर भी कह सकते हैं कि प्राप्य मृदा जल की अधिकता वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ा देती है। इसके बाद में आ गया बेटा वायुमंडलीय आर्द्रता। तो देखो इन चारों में तो ये प्रोपोर्शनल चलेगा,
कैसे चलेगा बेटा? जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर समानुपाती होती है किसके? प्रकाश के। वाष्पोत्सर्जन की दर समानुपाती होती है किसके? वायु की गति के। वाष्पोत्सर्जन की दर समानुपाती होती है किसके? तापमान के। और बेटा वाष्पोत्सर्जन की दर समानुपाती होती है किसके? प्राप्य मृदा जल के। ठीक है। अब केवल 2 बाह्य कारक और बचे बेटा, और ये दोनों के दोनों बाह्य कारक ऊपर वाले 4 के अपोजिट हैं। समझ गए आप? कैसे अपोजिट हैं? तो देखो, वाष्पोत्सर्जन की दर, वाष्पोत्सर्जन की दर समानुपाती है किसके? 1 वायुमंडलीय आर्द्रता के या दाब के। दोनों बात समान है बेटा, वायुमंडलीय आर्द्रता भी और दाब भी, वायुमंडलीय दाब भी। तो इसमें कैसे बोलोगे? वायुमंडलीय आर्द्रता यदि वातावरण की आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता, समझ गए? या यूँ कह दो कि वायु में नमी की प्रतिशत मात्रा यदि अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। तो बेटा इनके मध्य में जो संबंध बनेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला होगा। ठीक है बेटा? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि यदि वायुमंडलीय आर्द्रता का मान वायु में यानी कि वायुमंडल में अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। ऐसे कि ऐसे ही बेटा वायुमंडलीय दाब का है। ठीक है, उसमें भी यही है कि भाई वायुमंडलीय दाब के अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तो ये बेटा अपन ने पूरे के पूरे बाह्य कारक एक साथ पढ़ लिए। अब मैं इन्हीं बाह्य कारकों को संक्षेप में एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ना? उसके बाद अपन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों को पढ़ेंगे। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। देखो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 मुख्य भागों में विभक्त करते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। पहला कारक कौन सा पढ़ा बेटा अपन ने? बाह्य कारक। बाह्य कारकों में कौन कौन से कारक आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं? प्रकाश, वायु की गति, तापमान, प्राप्य मृदा जल। ठीक है ना? ये 4 बाह्य कारक जो मैंने अभी तक आपके सामने बोले हैं, ये चारों के चारों बाह्य कारक वाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती होते हैं। यदि इन कारकों की मात्रा में वृद्धि होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इन चारों बाह्य कारकों के अलावा शेष बचे 2। कौन कौन से? एक तो वायुमंडलीय आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता कह लो, और दूसरा वायुमंडलीय दाब। ये बेटा वाष्पोत्सर्जन की दर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जब वायुमंडल में वायुमंडलीय आर्द्रता, सुन लिया आपने, वायुमंडलीय आर्द्रता अथवा वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ठीक है? तो ये तो आपको बाह्य कारकों में याद करना पड़ेगा। बताना कौन कौन से बाह्य कारक पढ़े हैं अपन ने जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं? तो बेटा प्रकाश, वायु की गति, तापमान, प्राप्त मृदा जल, वायुमंडलीय आर्द्रता
और वायुमंडलीय दाब। तो ये बाह्य कारकों वाला कॉलम मैंने ख़त्म कर दिया। अब आ जाइए आप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, ठीक है ना। तो आंतरिक कारक में पहला कारक कौन सा दे रखा है? पर्ण की संरचना। बेटा वो पर्ण की संरचना भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। कैसे करती है? देखो, यदि पर्ण पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या अधिक है, ठीक है ना, तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। इसके अलावा बेटा यदि अधिचर्म पर मोटी उपत्वचा कोई मोमी परत, मोम से बनी हुई परत तथा रोम उपस्थित हैं, या फिर अधिचर्म पर धंसे हुए गर्त उपस्थित हैं, तो बेटा देखो ये दोनों स्थितियां तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती हैं, और ये वाली स्थिति बेटा वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाती हैं। तो आप इसमें कैसे लिखोगे? क्या चल रहे हैं बेटा? आपके चल रहे हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। सबसे पहला कारक आपने कौन सा पढ़ा? पर्ण की संरचना। अब इसमें आपको 2-3 लाइन बोलनी पड़ेंगी। मैंने बोर्ड पे लिख भी दी हैं कि यदि पर्ण पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, ठीक है। यदि पर्ण की सतह पर धंसे हुए रंध्र उपस्थित हैं या अधिचर्म के ऊपर मोटी क्यूटिकल अथवा कोई मोम से बनी मोमी परत लिखा हुआ है देखो, या रोम उपस्थित हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पर्ण की संरचना के अंतर्गत लिखना है। तो एक आंतरिक कारक अपन ने पढ़ लिया। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं बेटा पर्ण का द्विक विन्यास, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं, बहुत सरल। देखो मान लीजिए ये मैंने आपके सामने पत्ती बना दी, ध्यान से सुनना, फिर मैं कैसे लिखेंगे वो भी बताना है। यदि सूर्य के प्रकाश की किरण पर्ण के द्विक विन्यास के लंबवत, गौर करना, पर्ण के द्विक विन्यास के लंबवत पर्ण के ऊपर पड़ती है, तो उस स्थिति में ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। गौर करना, एक बात कह चुका हूँ। और दूसरी बात क्या है बेटा कि मान लीजिए ये अपन ने पत्ती बना रखी है, ठीक है, और पर्ण की सतह पर आपतित होने वाला प्रकाश पर्ण की सतह के समानांतर है, या यूं कह दीजिए कि पर्ण की सतह पर पड़ने वाला प्रकाश पर्ण के द्विक विन्यास के समानांतर है, ठीक है ना। तो उस केस में ट्रांसपायरेशन की दर कम हो जाएगी।
बैठ गया आपकी समझ में। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पर्ण के द्विक विन्यास से क्या मतलब है। तो बेटा कोई विशेष बात नहीं है। पर्ण का द्विक विन्यास से मतलब ये है कि पर्ण की दोनों अधिचर्मों की व्यवस्था। बैठ गया आपकी समझ में। देखो, द्विक विन्यास, एक सतह का विन्यास अधिचर्म पर और दूसरी सतह का विन्यास अधिचर्म पर। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपने ये हेडिंग लिखा कि भाई पर्ण का द्विक विन्यास, ठीक है ना। तो आप समझिए कि यदि पर्ण का द्विक विन्यास, यदि पर्ण के द्विक विन्यास पर या पर्ण की सतह पर आपतित सूर्य का प्रकाश लंबवत है, जैसा कि मैंने इस चित्र में बताया है, तो उस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। उस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। बैठ गई आपकी समझ में। यदि पर्ण के द्विक विन्यास के समानांतर सूर्य के प्रकाश की किरणें पर्ण पर आपतित होती हैं, ठीक है, तो उस केस में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी और बेटा इस हेडिंग के अंतर्गत लिखनी पड़ेंगी। अब आप तीसरी बात पे आ जाइए। क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे? मूल प्ररोह अनुपात। तो देखो अब इसको भी समझ लो। देखो बेटा, ये मैंने आपके सामने दो अलग अलग प्रकार के पादप बना दिए बेटा, दो अलग अलग प्रकार के पादप बना दिए, ठीक है ना। एक पादप तो आपके सामने ये रहा, गौर करना, और दूसरा पादप आपके सामने ये रहा, है ना। इस पादप की क्या विशेषता है? इस पादप में मूल तो बड़ी है और बेटा प्ररोह छोटा है। दिख रहा होगा आपको, ये मैंने भूमि की सतह बना रखी है ना। तो देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये तो बड़ा है जो कि मूल का है, और ये वाला हिस्सा जो कि प्ररोह का है ये छोटा है। अब आप दूसरे पादप को गौर कीजिए। दूसरे वाले पादप में प्ररोह वाला हिस्सा तो बड़ा है और बेटा मूल वाला हिस्सा बहुत छोटा है। सुन लिया आपने? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए ए और बी दोनों में से किस पादप में मूल प्ररोह अनुपात अधिक होगा? तो नेचुरल है बेटा, इसमें होगा ना। देखो आप, मूल प्ररोह अनुपात का मतलब क्या है? मूल बटे प्ररोह। अब देखो, ए वाले पादप में मूल बड़ी है, मतलब ये तो बड़ी है, और प्ररोह, एक ही बात कर रहा हूँ, प्ररोह छोटा है। तो ये अनुपात बड़ा हो गया ना। और दूसरे केस में देखिए, मूल बटे प्ररोह। मूल को तो अपन ने बता दिया छोटी, और इसको अपन ने बता दिया बहुत बड़ी। तो पादप नंबर बी में मूल प्ररोह अनुपात क्या हो गया? कम हो गया। और बेटा एक बात आप गौर करें कि यदि मूल प्ररोह अनुपात ज़्यादा होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। याद रखना पड़ेगा। उसका कारण है बेटा कि जिन पादपों में मूल अपेक्षाकृत बड़ी होती है वो भूमि से अधिक जल का अवशोषण करती है, ठीक है बेटा। और बेटा जिन पादपों की मूल अपेक्षाकृत छोटी होती है वो
अपेक्षाकृत कम जल का अवशोषण करती है। तो अब आप मूल प्ररोह अनुपात को जल अवशोषण की दर से जोड़ दीजिए कि यदि किसी पादप में मूल प्ररोह अनुपात ज़्यादा है तो उसके जल अवशोषण की दर भी ज़्यादा होगी, और जब जल अवशोषण की दर भी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाएगी। बैठ गई आपके समझ में। और दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात बेटा ये है कि यदि मूल प्ररोह अनुपात कम होगा किसी पादप में, गौर करना कि यदि किसी पादप में मूल प्ररोह अनुपात कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? उस पादप की मूल अपेक्षाकृत छोटी होगी और छोटी मूल के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ही जल का अवशोषण किया जाएगा। और बेटा जब अवशोषित जल की मात्रा कम होगी तो नेचुरल सी बात है कि वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। तो बेटा इस तरह आपका ये प्रश्न वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एक बार आप सभी बच्चे गौर करना, हल्का सा संक्षेप में सारे के सारे कारकों को एक साथ मैं आपके सामने बोर्ड पर बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, जैसा कि कल आपको मैं बता चुका हूँ कि वाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन दो बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? एक तो अपन ने पढ़ा बेटा बाह्य कारक और दूसरा अपन ने पढ़ा आंतरिक कारक, ठीक है ना? अब बाह्य कारकों में अपन ने टोटल 6 कारक पढ़े। कौन कौन से पढ़े उनके नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला कारक पढ़ा सूर्य का प्रकाश, दूसरा कारक पढ़ा वायु की गति, तीसरा कारक ध्यानपूर्वक सुनना, तीसरा कारक पढ़ा हमने प्राप्य मृदा जल, चौथा कारक अपन ने पढ़ा तापमान, पांचवा कारक अपन ने पढ़ा वायुमंडलीय आर्द्रता और छठवां कारक कौन सा पढ़ा? वायुमंडलीय दाब। ये 6 कारक पढ़े हमने, ठीक है? और बेटा आंतरिक कारकों के अंतर्गत अपन ने केवल 3 कारक पढ़े। कौन कौन से 3 कारक थे? एक तो था बेटा पर्ण की संरचना, दूसरा कारक कौन सा था? पर्ण का द्विक विन्यास, और तीसरा कारक कौन सा था? मूल प्ररोह अनुपात, ठीक है? तो देखो बेटा, या तो आपसे ये बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है? या सिंपली किसी भी एक कारक के बारे में 1 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। एक बात और आपको बता देता हूँ कि पर्ण के द्विक विन्यास का मतलब कोई विशिष्ट शब्द नहीं है। ये वस्तुतः पर्ण की दोनों अधिचर्मों की स्थिति अथवा विन्यास है। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि यदि सूर्य का प्रकाश पर्ण के द्विक विन्यास के लंबवत पर्ण के ऊपर आपतित होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। और यदि बेटा सूर्य का आपतित प्रकाश पर्ण के द्विक विन्यास के समानांतर, पर्ण के द्विक विन्यास के समानांतर आपतित होता है तो उस केस में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी बेटा? वाष्पोत्सर्जन की दर
कम हो जाती है। एक और बात आप बाह्य कारकों में याद रखेंगे, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वायु की गति और प्राप्य मृदा जल, ये चारों के चारों कारक बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। जबकि दो आपने बाह्य कारक और पढ़े हैं, एक तो वायुमंडलीय आर्द्रता और दूसरा कारक कौन सा पढ़ा है आपने? एक तो वायुमंडलीय आर्द्रता और दूसरा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इन दोनों कारकों के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आती है। ठीक है ना। पर्ण की संरचना में आप क्या लिखोगे कि पर्ण के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित रंध्रों की संख्या अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। ठीक है। और यदि पर्ण की इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित रंध्रों की संख्या कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। दूसरी बात आपने इसमें पढ़ी कि यदि पर्ण की अधिचर्म पर मोटी क्यूटिकल, यदि पर्ण की अधिचर्म पर मोटी क्यूटिकल, मोमी परत अथवा रोम उपस्थित हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि पर्ण की अधिचर्म पर धसे हुए स्टोमेटा, जिन्हें हम सकन स्टोमेटा भी कहते हैं, जो कि मरुद्भिद पादपों की मुख्य विशेषता हैं, तो भी क्या बेटा, तो भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। बेटा इसके बाद वाष्पोत्सर्जन वाले टॉपिक में जो चीज़ अपन को पढ़नी है वो है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। और बेटा उस टॉपिक को, महत्व वाले टॉपिक को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।